नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले अंबिकापुर का जिक्र, जहां पर तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हुई है। अनियंत्रित होकर पलट गई, वाहनों को टक्कर मारते हुए घर में जा घुसी ये बस। घर के सामने भी कई सारे वाहन खड़े हुए थे, उसको भी टक्कर मारते हुए सीधे घर की ओर वो गई और उसके बाद इन वाहनों के भी परखच छूटे। आपको बताएं कि बस में फंसे ड्राइवर को घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। बेहद ही भीषण स्थिति रही, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया, चूंकि जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई। रिंग रोड मिशन चौक की पूरी घटना, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बस जो कि अनियंत्रित होकर सीधे मकान में जा घुसी, उसके सामने जो वाहन खड़े हुए थे उसे भी टक्कर मारते हुए मकान में घुस गई। वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मकान की सामने की दीवार पूरी तरह से तहस नहस। बड़ी बात यह कि किसी प्रकार की जनहानि की कोई भी खबर नहीं है। फौरन ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सही कि श्रवण हमें ज्यादा जानकारी देंगे। श्रवण, किस वजह से हादसा और क्या कुछ हुआ है घटना पर? देखिए, ये कोतवाली थाना क्षेत्र के रिंग रोड मिशन चौक के पास की घटना है और ये देर रात की घटना है। पूरा परिवार जब खाना खा रहा था तब ये बस जो है तेज रफ्तार बस अनियंत्रित हुई और पलटते हुए घर में जा घुसी है। और जब ये बस पलटी है तो घर के सामने खड़े वाहन, 4 पहिया 2 पहिया, सब वाहनों को चपेट में ले लिया। बस में सवारी कोई नहीं थे। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि इतना बड़ा हादसा होते होते टला है। अगर वहाँ सवारी रहते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि जब ये बस पलटी और घर में घुसी उस समय इतनी तेज जबरदस्त आवाज थी कि घर के लोग सदमे में थे। इसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची है और जो घायल बस चालक जो हादसे के बाद बस में फंसा था उसको घंटों मशक्कत के बाद बाहर निकालकर उसको मेडिकल कॉलेज अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया गया है। और वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस तरह से वहाँ हादसा हुआ तुरंत ही वहाँ पर वाहन को खड़ा किया गया था और वहाँ से थोड़े दूर में जो व्यक्ति था वो गया था। और अगर नहीं सही समय पर वो नहीं हटता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। और अब राजधानी रायपुर से खबर, जहां आज साय कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। कई प्रमुख विषयों को लेकर चर्चा होगी। मोदी की गारंटी और घोषणा पत्र में किए वादों पर चर्चा होना पूरी तरह से संभव माना जा रहा है, क्योंकि प्राथमिकताएं पहले से ही स्पष्ट कर दी गई है। 2 प्रमुख घोषणाओं पर मुहर लगाने का वादा विष्णुदेव साय मीडिया के सामने कर चुके हैं। 18 लाख पीएम आवास देना, किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देना, दोनों ही चीजों को प्राथमिकता के तौर पर उनकी तरफ से बयां किया गया। अब कई योजनाओं पर निर्णय लिया जा सकता है, इस प्रकार की संभावनाएं हैं। सभी सचिवों के साथ ही चर्चा की जाएगी और उसके बाद कैबिनेट की बैठक के बाद जो प्रस्ताव है वो जरूर स्पष्ट हो पाएंगे कि किन किन पर मुहर लग पाई है। तो घोषणा पत्र के वादों को लेकर भी चर्चा होनी है। सिलसिलेवार किस क्रम में वादों को पूरा करना है, इस पर भी बातचीत। और आज होने वाली कैबिनेट की इस बैठक को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से भी वक्तव्य सामने आया। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में शामिल सभी मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास को लेकर पहली ही बैठक में प्रस्ताव क्लियर हो जाएगा। जो बातें हमने चुनाव के समय कही हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष फोकस रहेगा और सरकार धरातल पर मिलेगी, सेवा करते हुए ही आपको मिलेगी। नक्सल की दिशा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग शीघ्र चर्चा करेंगे। आज ही कैबिनेट की बैठक है और उस पर ये निर्णय कि आगे इस दिशा में किस तरीके से कदम उठाया जाए ये हम लोग मिलकर लेंगे। आज बैठक है, कैबिनेट की बैठक है, तो मुझे जाने में थोड़ा विलम्ब होगा, परंतु माननीय सीएम साहब वो समय पे पहुंचेंगे और वही सारे मुद्दे जो हमारे घोषणा पत्र में थे, जिसके लिए कहा गया था गरीबों से कि आपके विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास का, कि आवास के लिए पहली कैबिनेट का पहला प्रस्ताव होगा। मैं सोचता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल वही करेंगे। चलिए सीधे आपको अब लिए चलेंगे रायपुर से, कि तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तनु, तमाम घोषणाएं, तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और तमाम प्राथमिकताओं को पूरा करने का समय, क्या कुछ होना है इस बैठक में? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक जो है वो होनी है और आज दोपहर 12 बजे के आसपास ये कैबिनेट की बैठक होगी।
बीते दिनों भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ लेते ही वो जो है मंत्रालय पहुंचे थे और वहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर अपना कार्यभार जो है संभाला था। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने कुछ फाइलें भी साइन की थी, जिसमें अंदेशा जताया जा रहा है कि आज की कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी को लेकर बकाया बोनस और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े अहम फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं और इसको प्रायोरिटी पर जो है वो लिया जा रहा है, क्योंकि पहले ही बीजेपी ने अपनी पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राशि जारी करने का वादा किया था और इसके साथ ही धान खरीदी के बकाया बोनस को लेकर भी वादा किया था। इसके साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी, किसानों को एक मुश्त 3100 रुपए का भुगतान और महतारी वंदन योजना समेत और भी कई अहम मुद्दे हैं जिसको बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में जनता से पूरा करने का वादा किया था। इन सभी मुद्दों पर आज जो है वो चर्चा की जाएगी। वहीं थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और फिलहाल कैबिनेट की बैठक के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर सरकार कौन कौन से मुद्दों पर जो है वो मुहर लगाती है। और डिप्टी सीएम की तरफ से जो बयान है तनु, उसमें वो भी स्पष्ट कर रहा है कि ये सरकार धरातल पर हमेशा ही आपको काम करते हुए मिलेगी। मुझे लगता है कि पहले से ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करने वाली है और हो सकता है कि घोषणा पत्र के वादों को लेकर मुहर लगती हुई भी सिलसिलेवार नजर आए। तनु जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी आज अपने बयान में ये चीज क्लियर किया है कि आज जो है पहले कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो राशि जारी करने का वादा किया था वो स्पष्ट है कि वो ये प्रस्ताव में आज जो है ये मुहर लगेगी। इसके अलावा और भी कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने की बात विजय शर्मा के द्वारा भी कही गई है और ये कैबिनेट बैठक के बाद ही हमको क्लियर हो पाएगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं और कौन कौन से ऐसी योजना है जिसको बीजेपी ने आज जनता से पूरा करने का वादा किया था और इन मुद्दों पर आज की सरकार जो आज की कैबिनेट बैठक में जो है वो मुहर लगेगी। चलिए, अब देखने वाली बात है कि कब तक वादे पूरे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। और जिस प्रकार से आप लगातार घटनाक्रम देख रहे हैं उसे लेकर अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। अब सख्ती का जिक्र कर लेते हैं। शहीद जवान का अंतिम संस्कार आज होने जा रहा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल होंगे और सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंच सकते हैं, ये भी खबरें हैं। शहीद कमलेश साहू का गृहग्राम हसौद, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है। राजकीय सम्मान के साथ शहीद को विदाई दी जाएगी। शहीद के पिता से डिप्टी सीएम ने बातचीत भी की। नारायणपुर के आमदाई खदान में आईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें शहीद हो गए थे कमलेश साहू और उसके बाद पहले से ही विजय शर्मा ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे ही पार्थिव शरीर उनका पहुंचता है फौरन उनकी तरफ से भी पहुंचना होगा और अंतिम संस्कार पूरे क्रियाक्रम में वो शामिल रहने वाले हैं। और इसी खबर को लेकर एक बड़ा अपडेट ये भी कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा सख्ती के लिए रवाना भी हो चुके हैं। शहीद कमलेश साहू के अंतिम संस्कार में आज वो शामिल होने वाले हैं। आपको पता है किस प्रकार से नारायणपुर में वो घटना जिसने निश्चित तौर पर दहला के रख दिया। आईडी ब्लास्ट, शहीद हुए कमलेश साहू। शहीद के परिजनों से मुलाकात भी करने वाले हैं आज डिप्टी सीएम। हमारी सरकार शहीद परिवार के साथ है, डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से स्पष्ट किया गया है। शहीद के परिजनों से के रहने वाले थे कमलेश साहू जी और वो शहीद हो गए हैं। परिवार के से मुलाकात करने, कल उनके पिताजी से भी बात हुई थी, परिवारजनों से भी मेरी बात हुई थी और वहाँ उस परिवार के दुख में शामिल होने, साथ ही साथ ये बात कहने कि पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ है। जिन्होंने ऐसा किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, जंगल के किसी कोने पर हों, उनकी शहादत को कभी भूल नहीं सकते हैं। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, फौरन ही स्पष्ट कर चुके हैं डिप्टी सीएम। सरकार में आते एक बार फिर से सक्रियता और दूसरी तरफ सक्रियता नक्सलियों की भी, जो कि अब चिंता का विषय बनती हुई। अब ये देखने वाली बात कि बीजेपी की सरकार आखिर किस प्रकार से हैंडल करती है। सीधे आपको ले चलेंगे के कैलाश कश्यप के पास। कैलाश, आज डिप्टी सीएम भी पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि तमाम तैयारियां अपने स्तर पर प्रशासन ने की होंगी। अब क्या कुछ होना है आज सख्ती में? जी, आज अंतिम यात्रा के लिए पार्थिव शरीर को लाया गया है। एम्बुलेंस के माध्यम से हसौद पहुंच गए हैं सौ जो है कमलेश साहू के जो शहीद हुए जवान के, और डिप्टी सीएम भी वहां पहुंचने की समय है उनके 10:30 बजे। अब लगभग पहुंच ही रहे होंगे क्योंकि वो रायपुर से रवाना हो गए हैं और यहाँ मातम पसरा हुआ है। साथ में वो 15 दिन पहले ही अपने माँ से वादा किए थे कि मैं बहुत जल्द लौट के आऊँगा, लेकिन वो तो नहीं लौट सके, उनकी यादें ही लौट के रह गए और आसपास के क्षेत्र में काफ़ी मातम छाया हुआ है। चूँकि वो मिलनसार व्यक्ति थे, छुट्टी में
आते थे तो सभी युवा बैच में जो है वो घुले मिले हुए थे और साथ में उनके जो पढ़े हुए साथ में लोग थे उनसे भी मिलकर वादा किया था कि मैं बहुत जल्द छुट्टी में आऊँगा और काफ़ी सारी योजनाएं थे उनके जवानों को लेकर। और फिलहाल अभी मातम पसरा हुआ है। उनके परिजन से भी डिप्टी सीएम ने रात को बात किया था और भाजपा की सरकार जो है वो पूर्ण आश्वासन दिए हैं कि इस तरह की कायराना हरकत करने वाले नक्सलाइट की वो खात्मा करेंगे। आने वाले समय पे वो निश्चित रूप से इस पर काम करेंगे। अभी फिलहाल जो है विजय शर्मा वहाँ पहुँच चुके हैं, ऐसी खबर मिल रही है हमको। ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा तस्वीरों का भी। बहुत शुक्रिया आपका कैलाश, फिलहाल पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और छत्तीसगढ़ में कोल लेवी मामले को लेकर भी अपडेट है। गिरफ्तार सौम्या चौरसिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया जा रहा है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी उनकी बेंच फैसला सुनाएगी। फैसला सामने आने के बाद ये सुनिश्चित हो पाएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया को कोर्ट से राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो कोर्ट से राहत या सजा से लेकर कहीं ना कहीं आज स्थिति क्लियर हो पाएगी। आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही हैं सौम्या चौरसिया, निलंबित की जा चुकी हैं। इसके बाद इस घोटाले को लेकर आज जमानत पर फैसला। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां दिव्यांग छात्रों के स्कूल का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर अचानक से पहुंचकर स्कूल का निरीक्षण करने के बाद छात्रों से जैसी मुलाकात उन्होंने की, खाने की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें छात्रों की तरफ से आने लगी। स्कूल में गंदगी की समस्या, जिसके कारण छात्र परेशान हो रहे थे, ये भी कलेक्टर साहब को बताया गया। अधीक्षक को हटा दिया है कलेक्टर ने, फौरन कार्रवाई की है। ब्रेल प्रेस तिरफा के उप नियंत्रक हरीश सक्सेना, जिन्हें फिलहाल अतिरिक्त प्रभार इस स्कूल का सौंपा गया है। यहाँ दिव्यांग छात्र पढ़ते हैं, लेकिन लापरवाही जब पाई गई तो कलेक्टर को बर्दाश्त नहीं हुआ और फौरन अधीक्षक को हटा दिया गया। तो बिलासपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं, दिव्यांग छात्रों के स्कूल का निरीक्षण करने अचानक से कलेक्टर पहुंच गए, लेकिन अनियमितताएं पाई गई। छात्रों ने भी शिकायत की कि खाने की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब, स्कूल में गंदगी का आलम, जिस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है और उसी के चलते त्वरित कार्रवाई। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां 210 बोरी अवैध धान को जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा से धान जब्त हुआ है। राजस्व अधिकारी कुसमी ने कार्रवाई की है। आपको बताएं कि धान के अवैध भंडारण और परिवहन पर लगातार कार्रवाई चल रही है, क्योंकि धान खरीदी का समय भी और उसी के चलते एक बार फिर से अभियान तेजी पकड़ता हुआ। लेकिन बड़ी बात यह कि अवैध धान की जब्ती इस बार काफी मात्रा में हो रही है। इस बार छत्तीसगढ़ झारखंड के बॉर्डर से अवैध धान को जब्त किया गया। हो सकता था कि यहाँ पर बेचने की फिराक में अब इस धान को यहाँ पर लाया जा रहा हो। अब कौन इसके पीछे था, ये भी पता लगाने का प्रयास। फिलहाल राजस्व अधिकारी जो कुसमी में पोस्टेड है, उनकी तरफ से कार्रवाई। धान के अवैध भंडारण और परिवहन पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला भी। और अब खबर गरियाबंद से, जहां 40 बोरी धान जब्त किया जा चुका है। पुलिस ने एक और गाड़ी को जब्त किया है। उड़ीसा से ये धान लाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी कीमतें मिलती हैं किसानों को, और इसी फिराक में अलग अलग राज्यों से सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह से कार्रवाई करके इन्हें पकड़ा जाता है। उड़ीसा से धान लाया जा रहा था। पुलिस ने 18 चेकपोस्ट यहां पर बनाए हुए हैं। उन्हीं में से एक पर इस व्यक्ति को संदिग्ध पाया गया, गाड़ी को संदिग्ध पाया, चेकिंग की तो धान मिला। देवभोग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। धान के परिवहन करते हुए मेरे द्वारा आज के दौरा में मैं आया था बिरीघाट चेक पोस्ट में, तो वहाँ से बिक्की सिंधी का एक पिकअप में 40 कट्टे बोरा का धान का अवैध परिवहन करते पाया गया, जिसका कार्रवाई करके थाने में हम लोग वहाँ भेजकर पावती लेंगे। ये कार्रवाई किया गया है। अगली खबर भी राजधानी रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सुनवाई आज होने वाली है। किरणमयी नायक सुनवाई करेंगी। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो। दोपहर 2 बजे जन सुनवाई आज होने वाली है। राजधानी रायपुर से ये जानकारी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सुनवाई आज है। किरणमयी नायक, जिनकी अध्यक्षता में ये आयोग काम करता है, उन्हीं की तरफ से जन सुनवाई की जाएगी। दोपहर 2 बजे पूरा दरबार सजेगा जन सुनवाई के लिए, और जितने भी लोग हैं वो अपनी समस्या को लेकर उनके पास पहुंच सकते हैं, खासतौर पर महिलाएं, क्योंकि राज्य महिला आयोग की तरफ से सुनवाई का, जन सुनवाई का खासतौर पर आयोजन।
और नए साल पर बस्तर आने वाले पर्यटकों के लिए रेलवे ने एक नई सुविधा दी है। पैसेंजर ट्रेन में 2 विस्टाडोम कोचेस जोड़े गए हैं। आपको बताएं कि विस्टाडोम ट्रेन विशाखापट्टनम से किरंदुल तक जाएगी। 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विस्टाडोम ट्रेन चलेगी। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक चित्रकूट पहुंचते हैं। जलप्रपात का नजारा जरूर देखना चाहते हैं और इसी के चलते किसी प्रकार की परेशानी उन्हें पहुंचने में ना हो, क्योंकि यहाँ पे पर्यटकों की भीड़ होती है और यहाँ पर रिजर्वेशन में सबसे ज्यादा परेशानी आती है और इसी के चलते 2 विस्टाडोम कोचेस को और जोड़ा गया है, जिससे पर्यटकों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। नए साल के जश्न का अवसर और उसी दौरान एक और सुविधा रेलवे की तरफ से, जो कि 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विस्टाडोम ट्रेन के तौर पर आपको देखने को मिलेगी। महादेव ऐप के मुख्य आरोपी पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। मुख्य आरोपी रवि उप्पल, जिसे दुबई से गिरफ्तार किया गया, इसके बाद अब करोड़ों के खेल में बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। देखिए, महादेव बैटिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को बड़ी कामयाबी हासिल हो चुकी है। दुबई पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों में से एक रवि उप्पल को अरेस्ट कर लिया है। जल्द ही उसे भारत लाया जा सकता है। रवि उप्पल 6000 करोड़ रुपए के एक मनी लॉन्ड्रिंग केस का मास्टरमाइंड है, जिसमें छत्तीसगढ़ के निवर्तमान सीएम भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया है। सूत्रों के अनुसार उप्पल की गिरफ्तारी ईडी की ओर से जारी रेड कॉर्नर नोटिस के चलते हुई। महादेव ऐप का दूसरा प्रमोटर सौरभ चंद्राकर भी जल्द ही यूएई में पकड़ा जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद उसे भी भारत को हैंडओवर किया जाएगा। ईडी ने रायपुर के स्पेशल कोर्ट से इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट लिया। उसके बाद इन दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। आइए अब आपको बताते हैं रवि उप्पल है कौन। रवि उप्पल सट्टा किंग सरगना है। वो सौरभ चंद्राकर का साथी है। दोनों महादेव ऐप के मालिक हैं। रवि उप्पल भिलाई का रहने वाला है। सुपेला दक्षिण गंगोत्री में ये टायर की दुकान चलाता था। नलकूप खनन का काम भी किया करता था। रवि के पिता भिलाई इस्पात संयंत्र में बड़े पद पर थे। रवि पर महादेव ऐप के जरिए 6000 करोड़ की हेरा फेरी का आरोप है। 5000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी जांच कर रही है। दोनों दुबई से कंपनी चलाते हैं। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं कि रवि उप्पल ने सट्टे का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया। तो आपको बता दें कि 2017 में वेबसाइट बनाई थी। शुरू में कम कमाई थी, जिसके बाद 2019 में वो दुबई चला गया और दुबई में महादेव बुक ऑनलाइन ऐप बनाया, जिसका चर्चित लोगों से प्रमोशन करवाया गया। 4000 से ज्यादा ऑपरेटर्स का नेटवर्क बनाया गया। तब रोजाना 200 करोड़ की कमाई होने लगी। काली कमाई से यूएई में साम्राज्य बनाया। कुछ समय पहले ईडी ने छापा मारा और मुंबई, कोलकाता, भोपाल में भी छापे मारे गए। करीब 39 ठिकानों पर छापे मारे गए, जिसमें 417 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। महादेव ऐप केस की जांच कर रही ईडी के रडार पर कई बॉलीवुड और टीवी एक्टर आए थे। इस मामले में ईडी ने देश के कई शहरों में छापेमारी करके 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया एक ऐप है। इस पर लॉगिन करने वाले यूजर कार्ड गेम, चांस गेम, पोकर जैसे लाइव गेम खेलते थे। इस ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल जैसे खेलों में सट्टेबाजी भी की जाती है। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए महादेव बैटिंग ऐप का जाल पूरे देश में तेजी से फैला और इसमें सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खोले गए। सबसे पहले इस ऐप की शुरुआत साल 2019 में सौरभ चंद्राकर ने की थी। अब जबकि इसका मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, तो उम्मीद बड़े खुलासों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर।
और इस बीच बालाघाट से एक बड़ी जानकारी, 14 लाख का इनामी नक्सली ढेर किया जा चुका है। पुलिस ने मुठभेड़ में इस नक्सली को मार गिराया। ऑकफोर्स के जवानों ने एनकाउंटर किया है। सुबखार खमको दादार के जंगल की पूरी घटना। नक्सली का नाम चैतू उर्फ मड़काम हिड़मा। बालाघाट कवर्धा बॉर्डर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। एसपी समीर सौरभ की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर पुष्टि भी सामने आई है। बालाघाट से खबर है, 14 लाख का इनामी नक्सली जिसे मुठभेड़ में ढेर किया गया। बड़ी सफलता जवानों के नाम से होगी। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, बताइएगा क्या कुछ रहा क्रम? अवंतिका, बालाघाट पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक इनामी नक्सली को एनकाउंटर मार गिराया। बताया जाता है इसका नाम जो है चेतू है। इस पे 14 लाख रुपए का इनाम था और मलाजखंड दलम में एसएम के पोस्ट पे भी था। और आपको बता दूं कि जो घटना जो हुई है ये है गढ़ी थाना क्षेत्र के सुबखार के खमकोदार के जंगल में हुआ है घटना। बताया जा रहा है कि बालाघाट पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब आज ये घटना हुई है। ये तड़के सुबह की घटना बताई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी मुखबिर से कि वहां पे कुछ नक्सली बड़ी हुई वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं। इस पे बालाघाट और मंडला के संयुक्त पुलिस वहां ऑकफोर्स के जवान पहुंचे थे और उनके बीच लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया गया है। ठीक, इसका नाम चेतू उर्फ मरकमा हिड़मा बताया जा रहा है, जो कि बीजापुर के एरिया जो छत्तीसगढ़ है, बीजापुर का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि इसके बाद से लगातार सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन तेज कर दी है। इस मामले में एसपी समीर सौरभ से भी चर्चा, उनका कहना था कि ये घटना हुई, इस घटना की उन्होंने पुष्टि भी की है। साथ ही बताया जा रहा है कि एरिया डोमिनेशन के साथ साथ सर्चिंग तेज कर दी है और भी देखा जा रहा है कि इस एनकाउंटर में और भी नक्सली घायल होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है, तो सर्चिंग के दौरान मिल भी सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास पूरी जानकारी के लिए। और अब छत्तीसगढ़ टॉप 20। विष्णु देसाई कैबिनेट की